गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और एक लड़की खेतों में बकरियां चराते हुए रहती है। अब वहां पर वो बकरी चरा रही थी, तभी एक बाइक वाला व्यक्ति आता है जिसके सर पर हेलमेट होता है और वो उस लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। लड़की की गोद में एक बकरी का बच्चा मेमना होता है। तभी वह व्यक्ति कहता है उस लड़की से कि जी क्या आप मुझे ये मेमना, ये बच्चा दे सकती हो, क्योंकि मुझे बकरियों से बहुत प्यार है और मैं इस बच्चे को पालना चाहता हूँ। वो लड़की घुर्राते हुए उसकी तरफ देखती और कहती है कि क्यों पालना है और क्यों चाहिए, ये बिकाऊ नहीं है, आगे जाओ, अपना कहीं और ध्यान लगाओ और इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। तुम्हें जोर नहीं पड़ता, तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ। क्योंकि वो एक आध अल्फाज और कहता है उस लड़की से, तो वो लड़की उसे धमकाते हुए आगे भेजने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़की उसकी आवाज पर गौर फरमाती है तो वो आवाज भी उस लड़की को जानी पहचानी सी लगती है। क्यों एक अनजान व्यक्ति एक लड़की से बकरी का बच्चा मांग रहा था, आखिर उन दोनों में क्या रिश्ता था, ये कहानी क्या है, ये किस्सा क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को आगे जानने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक गांव से। बिहार के गांव में अशोक नाम का एक लड़का रहता है। अशोक मुंबई नौकरी करता है। नौकरी कोई ऐसा बिजनेस करता है जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाता है। अब वो मुंबई से पैसे कमाता है और अपने घर वालों को वो पैसे ला कर देता है। अशोक बहुत काबिल इंसान होता है। तभी अशोक के घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना अपने बेटे की शादी करा दी जाए और उसके लिए एक लड़की तलाशी जाती है। लड़की का नाम निशा होता है और निशा अपने माँ बाप की दो बहनें होती हैं, उनका कोई भाई नहीं होता। बड़ी बहन की शादी हो जाती है, निशा छोटी बहन होती है। इसके बाद निशा और अशोक की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद निशा अपने ससुराल चली जाती है, अपने ससुराल को संभालती है। लेकिन जो निशा की सास थी वो थोड़ी सी टेढ़ी खीर थी। वो हमेशा निशा से लड़ाई करती रहती है, लेकिन निशा इन सभी चीजों को झेलती रहती है क्योंकि उसका पति मुंबई रहता है। एक हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में घर आता और वो दोनों पति पत्नी बहुत खुशी से रहते हैं। लेकिन निशा के माँ बाप बीमार थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। तो निशा के पिता एक दिन ज्यादा बीमार हो जाते हैं और निशा की माँ कहती है कि बेटी 10 दिन तू रह जाया कर, 10-15 दिन, और 10-15 दिन तेरी बड़ी बहन रह जाया करेगी, उसी में हमारी जिंदगी कट जाएगी। अब तुम्हारा कोई भाई तो है नहीं, ये सब चीजें तुम्ही को देखनी पड़ेंगी। तो निशा अब यहाँ पर अपने पति से बात करती है और कहती है कि हमारे माँ बाप के तो कोई बेटा तो है नहीं और हम बेटियां ही हैं। कुछ दिन के लिए दीदी आया करेगी और कुछ दिन के लिए आप मुझे गाँव भेज दो। यहाँ पर जब ये बात निशा के सास ससुर के कानों में पड़ती है तो वो इस बात का विरोध करते हैं। कहते हैं कि अरे इसको तो हम ब्याह कर लाए हैं, ये क्यों अपने मायके में जाएगी, ये तो यहीं पर हमारा काम करेगी और ये मायके में कैसे जा सकती है। लेकिन जो अशोक होता है अपनी पत्नी और सास ससुर की मजबूरी को समझता है और अपनी पत्नी को मायके भेज देता है और मायके भेज देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम वहीं पर रहो, मैं 10-15 दिन या एक महीने में जब भी आया करूंगा तुम्हारे पास वहीं पर मिलने के लिए आ जाऊंगा। इस बात से जो अशोक के घर वाले होते हैं वो ज्यादा जलने लगते हैं। निशा अपने मायके चली जाती है, वहीं पर रहने लगती है। अशोक जहां पर काम करता है मुंबई में, वहां से अब कुछ पैसे निशा के माँ बाप को भी देने लगता है क्योंकि भाई उनकी जरूरत होती है, आर्थिक जरूरत होती है। पत्नी कहाँ पर कमाने के लिए जाएगी, पिता बीमार थे। इसके बाद अशोक महीने में 15 दिन में अपनी पत्नी के पास उसी गांव में जाता, उसके मायके में, और वहां पर वो 10 दिन, 7 दिन, 2 दिन बहुत अच्छे से बिताया करते और बहुत सारी यादें उनकी जुड़ने लगती हैं। लेकिन जो अशोक के घर वाले होते हैं वो अशोक के कान भरने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो वहां पे पड़ी हुई है बेटा, क्या तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम यहाँ से जाते हो फिर उससे मिलते हो और तुमसे पैसे भी हेठते हैं। अब धीरे धीरे अशोक कुछ दिनों तक तो अपने घर वालों की बात नहीं मानता है, लेकिन अब घर वालों की बातें मानने लगता है। और अशोक इतना अपने घर वालों की बातें मानता है कि अपनी उस सीधी सादी पत्नी को छोड़ने तक का सोच लेता है। क्योंकि अशोक भी परेशान हो जाया करता, मुंबई से आता, उसके बाद पत्नी के गांव जाता, वहां पर जाकर सब कुछ देखना पड़ता है और अशोक अपने घर वालों के कहने पर निशा को डिवोर्स दे देता है। जब निशा के पास डिवोर्स के कागज आते हैं तो निशा बड़ी दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है। इतना रोती है, अपने माँ बाप से कहती है कि मम्मी पापा मैं आपको भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती। निशा कई कोशिश करती है अपने पति को समझाने की, लेकिन अशोक नहीं समझता है और यहाँ पर निशा को डिवोर्स दे दिया गया था।
इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अशोक अब मुंबई कमा कर लाता और अपनी माँ के हाथ में रख देता। दोस्तों, अशोक की जो माँ होती है वो बड़ी खुश होती है और बार बार कहती है कि मेरे बेटे की अब शादी कर लूंगी। इन बातों को धीरे धीरे 5 साल निकल जाते हैं, लेकिन माँ को कोई रिश्ता मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो माँ सोचती थी कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो ये सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देगा, तो कोई रिश्ते वाला आता भी तो अशोक की माँ उन्हें टबार दिया करती, उनसे अपने बेटे के रिश्ते की बात तक नहीं किया करती। और ये सारी बातें अशोक को पता नहीं होती हैं। अब अशोक जहां पर काम किया करता है वहां पर एक हादसा हो जाता है, जिससे अशोक के पैर में चोट लग जाती है। अशोक का पैर टूट जाता है। पैर टूटने के कारण जो अशोक के साथी होते हैं वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वहां पर अशोक का इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद डॉक्टर साहब ने उसके पैर पर प्लास्टर कर दिया था और कहा कि आपको बहुत आराम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो आपको जिंदगी भर के लिए परेशानी हो सकती है। तो अशोक सोचता है कि अब मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा, अपने गाँव जाऊं, घर वालों में मिलूंगा घुलूंगा तो वहां पर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अशोक अपना सामान बांधता है, अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गाड़ी करता है और गाड़ी से अपने घर पहुंच जाता है। दोस्त उसे घर उतार देते हैं। अब वो अपने परिवार वालों से कहता है, लेकिन यहाँ पर उसके परिवार वाले अशोक को देखकर मुंह चढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब कमाने वाला घर आ चुका है। अब इसको खिलाना, हालांकि अशोक के घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है, उनकी जो खानदानी जमीन होती है वो भी बहुत सारी उनके पास होती है, लेकिन अशोक की जो माँ होती है वो अब अपने ही बेटे से दुखी होने लगी थी। अशोक को 1 महीना सभी को देखते देखते हो जाता है, कोई अशोक से सीधे मुंह बात नहीं करता है। अशोक के मन में एक पल के लिए विचार आता है कि कहीं मैंने 4 साल पहले अपनी पत्नी के साथ गलत तो नहीं किया, मुझे तो मेरे घर वाले ही गलत लग रहे हैं। अब अशोक को जब 1 महीना हो जाता है आराम करते करते, तो अशोक एक बैसाखी या एक लाठी से चलने लगता है, धीरे धीरे कदम भरने लगता है। तो अशोक की माँ एक दिन गुस्सा होते हुए, चिल्लाते हुए कहती है कि अब तो तुम ठीक हो गए हो, अब तुम दोबारा जाओ और अपने काम को शुरू करो, घर में पैसों की दिक्कत है। अशोक कहता है कि नहीं माँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है घर में, आप कह क्या रही हो। और माँ बेटे में विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद इतना बड़ा खड़ा हो जाता है कि उसकी माँ अनाप शनाप उससे कई बातें कह देती है। भाई भी बहन भी उससे तरह तरह की बातें करते हैं। तो अशोक की समझ में आ जाता है इस 1 महीने में कि मेरी पत्नी गलत नहीं थी, गलत तो ये लोग थे। अशोक सारी सच्चाई जानने के बाद अब अशोक पूरे रिश्तेदारों के पास फोन करता है, सभी रिश्तेदारों को बुलाता है और सभी से कहता है, सभी भाईचारे को इकट्ठा कर कर कि जितनी भी मेरी बटकी जो जमीन है, घर है, मुझे वो सारा चाहिए। अशोक के हिस्से का हिस्सा मिल जाता है। माँ कई बार बेटे को समझाने की कोशिश करती है, पिता भी समझाता है, लेकिन अशोक किसी की भी बात नहीं मानता। और यहाँ पर अशोक को एक प्लॉट मिलती है, जिसमें अशोक ने अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे सेव कर कर रखे थे और इतने पैसे सेव किए थे अपनी कमाई से कि वो एक अच्छा सा घर बना सके और अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। अशोक अपनी प्लॉट में घर का काम चलवा देता है और उसका घर का काम पूरा भी हो जाता है। घर बहुत सुंदर बनवाता है अशोक। अब अपने घर में अशोक लेटा हुआ है, उसकी माँ आती है और कहती है कि बेटा, किस बात का रूठना रुसाना, मैं तो तेरी माँ हूँ, अगर कोई बात कह भी दी तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन अशोक अपनी माँ को धमकाते हुए कहता है कि नहीं माँ, आपकी सच्चाई कहते हैं लोगों की परख बीमारी में होती है और आपकी परख मुझे हो चुकी है। भले ही आप मेरी माँ है, हाँ, जब आपके हाथ पैरों में दम नहीं रहेगा मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता जो आप चाहती हैं। मैं आपको बिल्कुल भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और दोस्तों, अशोक अपनी माँ से साफ साफ मना कर देता है। माँ वहां से चली जाती है। अशोक अपने इतने बड़े घर में अकेला पड़ा रहता है और छत की तरफ देखता है और उन पलों को याद करता है कि उसकी पत्नी कितना लाड उस पर किया करती थी, तरह तरह के खाने बनाया करती। तभी अशोक अपनी खाट से खड़ा होता है और एक हेलमेट लेता है, नहाता है और अच्छे से कपड़े पहनकर और हेलमेट पहनकर वो अपनी बाइक से अपनी पत्नी के गांव निकल जाता है। अब जो पत्नी का गांव नजीक आता है, अशोक की वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और उसकी आंखें कभी तो भर आती हैं, कभी किसी चीज को गांव के नजदीक देखकर वो हंसने लगता है कि हम यहाँ तक भी यहाँ से जाते थे, जब मैं अपनी पत्नी निशा को लेकर जाता था तो इसी रोड से जाता। ये सारी बातें सोचता रहता है और निशा के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो वहां पर खड़ा रहता है तो उसे कहीं पर भी निशा नजर नहीं आती, क्योंकि इस उम्मीद में वो खड़ा था कि निशा आकर पूछेगी कि कौन हो भाई, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। लेकिन उसे बाहर से ही दिख रहा था कि निशा के घर के आंगन में उसकी माँ कुछ काम कर रही है और पिता बीमार खाट पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अशोक सोचता है कि शायद निशा ने शादी कर ली है। 5 साल बातों को बीत जाते हैं। इसी बात को देखकर अशोक वहां से चलने लगता है।
तभी निशा की माँ अंदर से आती और कहती है कि बेटा कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो वो कहता है कि माँ मैं एक राहगीर हूँ और मेरा कोई दोस्त आने वाला है, इसी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ी देर और खड़ा हूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो इतना ही सुनते ही अंदर चली जाती है। उसके बाद अशोक भी वहां से घर आने की सोच लेता है, लेकिन अशोक एक बात सोचता है कि मैं एक बार उन खेतों को और देखना चाहता हूँ जहां पर मैं और मेरी पत्नी घूमा करते। अब अशोक अपनी बाइक लेकर उन खेतों की तरफ निकल जाता है, लेकिन वहां पर अशोक को दिखाई देता है कि कई महिलाएं बकरियां चरा रही हैं। अब उसे वो बात भी याद आती है कि उसकी पत्नी भी बकरी चराया करती, तो वहां पर जैसे ही नजदीक जाता है तो उसकी पत्नी आज भी वहीं पर बकरी चरा रही है। उसकी गोद में एक बच्चा है, मेमने का बच्चा, बकरी का बच्चा, और उसकी मांग भरी हुई है, गले में मंगलसूत्र है। यहाँ पर देखकर थोड़ा सा झिझकता है कि शायद इसने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन अशोक फिर भी उस लड़की से पूछता है कि क्या ये जो बकरी का बच्चा है ये बिकाऊ है? तो यहाँ पर जो निशा होती है धमकाते हुए कहती है कि नहीं, ये बिकाऊ नहीं है, और तुम्हें किस लिए ये चाहिए? तुम मुझसे ऐसी वैसी बात मत करो, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। अब अशोक और भी पीछे हट जाता है, लेकिन निशा कहीं ना कहीं इन बातों को जान रही थी, पहचान रही थी कि उसे जानी पहचानी आवाज लगती है। तो निशा कहती है, अशोक जबरदस्ती करने लगता है कि नहीं मुझे ये बच्चा चाहिए, लेकिन निशा मना करती है। निशा कहती है कि बच्चा जब मिलेगा जब तुम अपने सर से ये हेलमेट हटाओगे। अब यहाँ पर अशोक हेलमेट हटाने में थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन निशा कह देती है कि नहीं मुझे तो तुम्हारा हेलमेट हटवाना है। तभी अशोक अपना हेलमेट उतार देता है। निशा की नजरें जैसे ही अशोक के चेहरे पर पड़ती हैं तो वो जोर जोर से रोने लगती है। जब निशा रोती है तो वहां पर और महिला जो थोड़ी दूर काम कर रही थी, बकरियों को चरा रही थी, तो वो भी इकट्ठा हो जाती हैं। उस शोर को देखकर वो आकर देखती हैं तो निशा बहुत जोर से रोती है। और उन महिलाओं में एक जो निशा की चाची भी होती है, तो निशा की चाची अशोक को बहुत अच्छे से जानती है। अब इसके बाद निशा की चाची कहती है कि अशोक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि चाची आप पहले निशा को चुप कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और निशा की चाची निशा को चुप करती है। अशोक कहता है कि चाची इसकी तो शायद शादी हो गई है, इसका पति कौन है? तो यहाँ पर वो चाची कहती है कि अरे पागल, ये तेरे ही नाम का सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, क्योंकि इसका सोचना है कि हमने कई बार इससे कहा कि बेटी तू क्यों सिंदूर लगाती है, तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है, लेकिन इसका कहना है कि मेरे पति चाची जीवित है, तो मैं क्यों ऐसी जिंदगी बिताऊं, मैं तो अपने पति का नाम का सिंदूर लगाऊंगी। जब अशोक इस बात को सुनता है तो वो भी भावुक हो जाता है और सोचता है कि मैंने कितनी अच्छी लड़की के साथ गलत किया है। और यहाँ पर जैसे ही निशा देखती है अशोक हेलमेट उतार कर अपनी बाइक से नीचे उतरता है, तो निशा भागकर अशोक के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अशोक भी रोने लगता है और पूरी कहानी निशा की चाची को बताता है कि मेरे घर वालों की ये करतूत थी जो मैं निशा से दूर हुआ। और यहाँ पर दोनों ही जने एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। निशा कहती है कि बहुत देर लगा दी तुमने आने में, मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक सच्चाई थी और आस थी कि तुम जरूर आओगे। शायद भगवान ने मेरी ये बात सुन ली। और यहाँ पर चाची दोनों को उनके घर ले जाती है और निशा के माँ बाप को सारी सच्चाई बताती है। उसके बाद अशोक दोबारा से अपनी पत्नी का हाथ मांगता है उनके माँ बाप से, और जो निशा होती है वो कह देती है कि अशोक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब अशोक के अरमान थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि क्यों शादी नहीं करना चाहती। तो निशा कहती है कि अशोक अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो फिर दोबारा से वही परेशानी आ जाएगी, मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर अशोक कहता है कि निशा मैंने इतना सुंदर घर बनाया है, उसमें माँ और बाबूजी और मैं और तुम रहेंगे, बाकी कोई और नहीं रहेगा। मैंने सब लोगों से बातचीत कर ली है। इस बात को सुनकर निशा के घर वाले भी मान जाते हैं और निशा की एक छोटी सी शादी की रस्म कर दी जाती है 4 लोगों के ही सामने। निशा, निशा के माँ, निशा के पिता और वो सभी लोग उस नए घर में आ जाते हैं। जब उन सभी को नए घर में अशोक के माँ बाप हैं ये देखते हैं तो वो जलते हैं और कई बार अपने बेटे को ताने भी कसते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार अशोक किसी की भी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मेरे दुख में ना ही तो मेरे बहन, ना मेरे भाई ने और ना ही मेरी माँ और पिता ने साथ दिया था, तो मैं
अब जैसा मेरा मन करेगा ऐसा मैं करूंगा और मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रहूंगा। निशा अपने पति का बहुत ख्याल रखती है। अशोक दोबारा से मुंबई कमाने लगता है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर एक लड़के ने अपने परिवार वालों के बहकावे में आकर अपने एक अच्छे खासे घर को, एक खुशहाल जिंदगी को आग लगा ली थी। हालांकि हमने आप लोगों से ये नहीं कहा कि आप अपने घर वालों की खिलाफत कीजिए या माँ बाप का कहना मत मानिए, लेकिन जहां पर जो बात सही है ना, उसे सही बोलना सीखिए। क्योंकि जो लड़की आपके पीछे अपना घर परिवार छोड़कर आई है, वो भी आपसे कुछ उम्मीद रखती है कि मेरा पति मेरी साइड लेगा। ये तो बहुत पक्की बात है। आप लोगों को अपनी पत्नी की साइड लेनी होगी, क्योंकि आपकी माँ भी यहीं पर है, आपके भाई भी यहीं पर है, आपने भी अपना घर नहीं छोड़ा, लेकिन उस लड़की ने तुम्हारे पीछे अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। क्योंकि आप अपने घर परिवार को छोड़कर देखो उस समय पर कैसा लगता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हमेशा अपनी पत्नी और माँ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, उन दोनों का मान सम्मान कीजिए, क्योंकि दोनों ही महिलाएं हैं, दोनों का मान सम्मान करना चाहिए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं ना, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।